बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, चलें जी, बस कर दें, बस प्लीज़ आ जाएं वापस। मैंने कुछ होमवर्क दिया हुआ है, मैं थोड़ी देर बाद जब प्रोजेक्टर ऑन करूँगा तो तभी डिस्कस कर लूँगा क्वेश्चन जो था दिए हुए थे। अभी डायरेक्टली मैं जंप करके आता हूँ जहाँ से हमने छोड़ा था। एग्जाम्पल 63 के बाद से हमने स्टार्ट करना है। पेज नंबर था 72 और लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो स्टार्ट करना है वो 4.5.4 ऐसे ही है जी। नो सूट फॉर रिकवरी अलाउड। अच्छा, मैंने बात डिस्कस कर ली थी वेजिंग को बहुत डिटेल में, और वो ये डिस्कस किया था कि अगर आपने पैसे दे दिए वापस नहीं आने, से देने वाले हैं वो आप रिकवर नहीं कर सकता। किसी मुनसिफ को पैसे दे दिए हैं उससे भी रिकवर नहीं कर सकते, या को अगर देने वाले हैं तो वो हमसे रिकवर नहीं कर सकता। यानी हमने ये कॉन्सेप्ट बिल्ड किया था कि जो दे दिया वो डूब गया, जो पैसा आपने, क्योंकि रिकवरी का सूट फाइल नहीं होना इस एग्रीमेंट में। इज दैट क्लियर? और हमने ये भी बात पढ़ ली थी कि चूंकि वेजरिंग एग्रीमेंट हमारा वॉइड एग्रीमेंट है और साथ ही साथ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में ये इलीगल भी है। सो वॉइड एंड इलीगल, इसकी वजह से इसके साथ जुड़ा हुआ हर कॉन्ट्रैक्ट या मुंसलिक हर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। चलें बेटी जल्दी से मुझे पढ़ दें, बस जल्दी जल्दी आज। प्लीज सारे आ जाएं, बुक्स पे आ जाएं अपनी अपनी। चलें प्लीज बेटी। नो सूट और अदर प्रोसीडिंग शेल फाइल फॉर रिकवरी। आप कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकते रिकवरी के लिए। जी बेटी। सम ऑफ मनी पेड, जो दे चुके हैं, और पेएबल या देने वाली है। In respect of any void wagering agreement. क्लियर? Yes, sir. आगे वर्ड लिखा हुआ और। जी। Any commission, brokerage fee or reward in respect of void wagering agreement. यानी हमने उस ब्रोकर को जो जुआ करा रहा है, हमें फैसिलिटेट कर रहा है, उसको जो फी वगैरह कमीशन वगैरह पे की है वो भी, या तो अगर हमने पे करनी है तो वो रिकवर नहीं कर सकता, और अगर हमने पे कर दिया है तो हम वापस रिकवर नहीं कर सकते। चलो प्लीज नेक्स्ट। Any sum of money knowingly paid or payable on account of any person by way of commission, brokerage fee, reward or other claim in respect of any void wagering agreement. अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे उसने एक और इंटरलिंक क्रिएट किया कि फॉर एग्जांपल ये हमारा मुंसिफ है जिसको पे करना है, लेकिन मैंने इस पर्सन को पे कर दिया, किसी थर्ड पर्सन को, अदर पर्सन को, ऑन बिहाफ ऑफ दिस पर्सन, कि यार आप इसको कमीशन पे कर देना। मेरी बात समझ आ रही है? आई एम पेइंग टू दिस पर्सन कि यार इसको कमीशन पे करनी है, वही मुंसिफ को है, वॉइड वेजरिंग एग्रीमेंट है। सो इसको भी दे दिया तो समझ लो डूब गया वापस। हाँ, ये भी लेके भाग गया, वापस नहीं मिलना। चल जी जी, हाँ, एज ए एजेंट ऐड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना, ऑन अकाउंट ऑफ पर्सन, एक्चुअली ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन है। ठीक है जी, तो ऑन बिहाफ कौन रिप्रेजेंट करता है? एजेंट रिप्रेजेंट करता है आपको यूजुअली। चलें जी, प्लीज एग्जांपल 64 65 जल्दी से पढ़िए जी, प्लीज 64 65 जल्दी से पढ़िए। 64 65 कह रहा हूँ। जी 64 65 डन। कोई ट्रांसलेशन इशू? नो। वही उसी वेजरिंग एग्रीमेंट को आगे एक्सटेंड कर रहा है। देखो फॉर एग्जांपल, माइनर के बिहाफ पे गार्डियन एक्ट कर सकता है। अगर गार्डियन अपॉइंटेड है बाय द कोर्ट तो सारी पेमेंट्स ये कर रहा होगा माइनर के बिहाफ पे। इसी तरह जो डिसीज्ड पर्सन है, डिसीज्ड पर्सन के बिहाफ पे कौन आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर डिसीज्ड पर्सन मर जाए कोई ऑब्लिगेशन ऑप्ट करके तो कौन एंटर हो जाता है? डिसीज्ड पर्सन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो लॉ अब यहाँ तक इस एक्सटेंट तक ले गया इसको कि अगर इस गार्डियन ने कोई पेमेंट की थर्ड पार्टी को, किसके बिहाफ पे? माइनर के बिहाफ पे। या इस लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने पेमेंट की थर्ड पार्टी को किसी गार्डियन, किसी डिसीज्ड पर्सन के बिहाफ पे। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में अगर ये पेमेंट रिलेट करती है वॉइड वेजरिंग एग्रीमेंट से, तो अब ये पेमेंट रिकवर नहीं कर सकता, रीइंबर्स नहीं कर सकता, गार्डियन रिकवर नहीं कर सकता माइनर से, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिसीज पर्सन की एस्टेट से रिकवर नहीं कर सकता। मेरी बात समझ आई है? यानी
शाबाश बेटा। पेमेंट कर रहा है गार्डियन इस नियत के साथ कि वो ये अमाउंट रीइंबर्स कर लेगा उस पार्टी से जिसके बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है। ये वही कॉन्सेप्ट है, ऑन बिहाफ ऑफ। ये पर्सन्स इनके बिहाफ पे पेमेंट कर रहे हैं। सर कंफ्यूजन कुछ हो रहा है कि वेजरिंग में दो केसेस हो सकते हैं, यहाँ पे पैसे देने हैं, यहाँ तो लेने हैं। हाँ, तो वो माइनर के बिहाफ पे पेमेंट करेगा या सपोज हम अज्यूम करें उसने पेमेंट कर दी है, पेमेंट कर चुका है, पेड कौन? गार्डियन, किसी जो भी जिसके साथ भी माइनर ने जुआ लगाया होगा, ठीक, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस पर्सन के साथ जिसके साथ मरने से पहले मरहूम नेक सिफ्त इंसान जुआ लगा के गया, ठीक है। बात समझ आई है? सो पेमेंट ये कर चुके हैं, क्या ये रीइंबर्स कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं? नहीं जनाब, ये वो कहना चाह रहा है। क्लियर हुई बात की? अगर पेमेंट नहीं की और पेमेंट करनी है तो फिर करनी नहीं है, फिर करनी नहीं है, फिर तो करनी, फिर तो ये कॉन्सेप्ट ही रेज नहीं होगा ना बेटे, को ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन करेगा ही नहीं जी। गार्डियन ने पेमेंट अगर ले ली तो कोई और उससे रिकवर नहीं कर सकता गार्डियन से, माइनर भी नहीं करेगा ऑब्वियसली। चलें प्लीज प्लीज, बात समझ आ गई है ना सबको? चलें प्लीज एग्जाम पढ़िए बेटी, जल्दी से पढ़ दें 4.5.5 प्लीज। बस 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 जी जी। A person shall not be allowed any credit in his account for making any payment if such a person is guardian of minor on whose behalf he made payment, गार्डियन पेमेंट कर रहा है माइनर के बिहाफ पे, heir or हायर और पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव मतलब उसके वारिस जी, personal representative of deceased person on whose behalf he made payment. यानी दो तरीके समझाए। गार्डियन ने पेमेंट कर दी है अपने माइनर के बिहाफ पे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने डिसीज के बिहाफ पे। एंड अब आप गौर करिए, दो बातों को और के साथ कनेक्ट करके अब उसने एंड के, यानी इन दो शर्तों का पूरा होना जरूरी है। किसका? क्लॉज ए का भी और क्लॉज बी का भी, दोनों शर्तें पूरी होंगी तो एप्लीकेबल होगी प्रोविजन। जी प्लीज बेटे दूसरी। Such payment relates to void wagering agreement or agreement collateral to void wagering. जी, और ये पेमेंट उसने की है, जो ये पेमेंट थर्ड पार्टी को हुई है, ये वॉइड वेजरिंग एग्रीमेंट की है, या इतना मुश्किल वर्ड लिखने की बजाय वेजरिंग एग्रीमेंट से रेलेवेंट, या कोलेट्रल टू वेजरिंग, यानी वो भी कॉन्सेप्ट उसने साथ ही बता दिया, क्योंकि उससे जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड है, सो फिर उसमें भी पेमेंट हुई तो रिकवरी कोई नहीं है। बात क्लियर? प्लीज जल्दी से एग्जांपल 66 पढ़ें और इस चैप्टर अगले चैप्टर पे चलते हैं। एग्जांपल 66 जल्दी से पढ़िए। सर एग्जांपल नंबर 62 के नीचे एक डेढ़ लाइन लिखी है, वो कटवा दी थी मैंने कहा था गलत प्रोविजन है, पुरानी लिखी हुई है, एप्लीकेबल नहीं है अब जी। 66 डन। मैंने कल होमवर्क के तौर पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे, लेकिन उसके साथ आज पास पेपर मेंशन कर लें, मैंने कल मेंशन नहीं करवाए थे। प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 जो है ये पास पेपर है, ऑटम 2014 का पास पेपर है। ऑटम 2014 क्वेश्चन नंबर 4 था ये पास पेपर का, 4 पार्ट सी। क्लियर? फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 का मेरे पास कोई सबूत अवेलेबल नहीं है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 का सबूत है जी, ऑटम 2018 का पास पेपर है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 ऑटम 2018 का पास पेपर है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सी। आज का होमवर्क पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन 10, ठीक है जी। इसके साथ साथ एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर किसके, ये कौन सा है, 4 चैप्टर, 4 चैप्टर के एमसीक्यूज भी। तो आज का होमवर्क ये हो गया अभी तक। आगे आ जाएं जी प्लीज। डन। सो ये चैप्टर हमारा कंक्लूड हो गया। क्लास के बाद प्लीज, क्योंकि अभी मैं चाह रहा हूं कि मैं एक और चैप्टर जो कंटीजेंसी है वो खत्म करा दूं। चलो प्लीज, बहुत टाइम है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। अगर आप गौर करो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, लो जी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की प्लीज आ जाएं। चैप्टर 5 कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की मेरे लिए कोई डेफिनेशन पढ़ेगा प्लीज बेटी, मेरे लिए डेफिनेशन पढ़ दें। ओए पेपर आगे करना है, तुम लोगों ने ज़माने आगे करनी शुरू कर दिए हैं। प्लीज बेटी, बस जी बस प्लीज, बस जी बेटी पढ़। Contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. आपको लगता नहीं ये कुछ वेजरिंग से मिलती जुलती डेफिनेशन है? सो बस हमें ये डिफरेंस ही मुकम्मल करना है। उसने कहा टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, तो यहाँ पे भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा था कि जीतेंगे तो पैसा दे देंगे, हम आपके लिए कुछ करेंगे, क्या पैसे दे देंगे आपको?
बात समझ आ रही है? कुछ सिमिलैरिटीज थी और उसने कहा टू डू समथिंग, जब एक पार्टी प्रॉमिस कर रही है कि वो कुछ करेगी या किसी काम से रुक जाएगी, अगर कुछ हैपन हुआ, बेस किस पे कर रही है, हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे, एक अनसर्टन इवेंट की। तो ये बात तो हमने कल भी पढ़ी थी, बस उसमें टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग का वर्ड यूज नहीं किया था, मनी का वर्ड यूज किया था या प्रोडक्ट का वर्ड यूज किया था कि मैं दो पार्टी जो शर्त लगा रही हूँ उनमें एक पार्टी कहती है अगर पाकिस्तान जीता तो मैं विन करूंगी, अगर हारा, सपोज पाकिस्तान हारा तो मैं आपको पे करूंगी, यानी ये इवेंट अकर हुआ, हैपन हुआ तो मैं पेमेंट करूंगी। सो कर तो वो भी यही काम रही है जी। नहीं अभी बात करने लगा उस पर भी बात करने लगा। मैं कह रहा हूँ लगता है सिमिलैरिटी है लेकिन सिमिलैरिटी नहीं, क्योंकि अगर आप गौर करो तो मैंने इसके साथ लिखा है कॉन्ट्रैक्ट मींस एनफोर्सेबल बाय लॉ, जबकि इसके साथ देखो एग्रीमेंट, क्योंकि मुझे पता है वेजरिंग क्या है, एक वॉइड एग्रीमेंट है, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये तो एनफोर्सेबिलिटी की स्टेज को ही क्रॉस नहीं करता। तो कुछ तो डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस पहला, अच्छा ये देखो ये इवेंट भी सेम है, हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग पे डिपेंडेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट, और ये एग्रीमेंट भी हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंडेंट है। किसकी? इवेंट की हैपनिंग पे। और इवेंट क्या है? अनसर्टन। अनसर्टन मींस आउटकम अभी क्लियर नहीं है, इस केस में भी क्लियर नहीं होंगी आउटकम, इस केस में भी क्लियर नहीं है। तो डिफरेंसेस क्या हैं फिर? तो पहला डिफरेंस है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसके अंदर ये जो प्रॉमिस किया जा रहा है टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, ये डिफरेंट है इस विन लूज से। यानी कि एक जुआ लगाते हुए जहन में सिर्फ एक चीज होती है, या हार या जीत, और विश होती है कि जीतें। जबकि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की मैं एक एग्जांपल दूं, बल्कि दो एग्जांपल्स हैं। नंबर 1 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और नंबर 2 गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। दोनों को भी एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन इंश्योरेंस वाली जरा आसानी से समझ आ जाएगी। इंश्योरेंस वाला, मैंने पहले भी एक दफा केस सुनाया था कि मेरे पास एक इंश्योरेंस वाला आया और कहा था सर आप इंश्योरेंस करवा लें, सर आपकी टांग टूटेगी। सर पहले तो उसने मुझे मारा कि सर अगर आपकी, आप हर अल्लाह ताला ने हर जीरू ने मौत का मजा चखना है, आप यहां से जा रहे होंगे, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे ऐसे करके ना, बिल्कुल कि मैं आपका बहुत खैर ख्वाह हूं, तो आप लगे जाएं, तो आपकी बेगम है, बच्चे हैं, हम लोग उनको पे करेंगे। और मैं क्या, इसका फ़ायदा मुझे तो नहीं मिले ना, तो मुझे क्या फ़ायदा हो, मैं क्यों प्रीमियम पे करूँ, मेरी बेगम से ले लो फिर। तो उसने कहा अच्छा चलें ऐसे ना करें, खुदा ना खास्ता आपकी टांग टूट जाए, आप जिंदा रहें लेकिन आपकी टांग टूट जाए, तो वो तोड़ना, मतलब पॉइंट ये कि अब आप देखो तो वो मुझसे एक प्रॉमिस कर रहा है कि आप मुझे प्रीमियम पे करें, अगर कोई एक्सीडेंट हैपन हुआ, अगर वो इवेंट अकर हुआ तो मैं आपके लिए कुछ करूंगा कि हम आपको इंश्योरेंस क्लेम पे करेंगे। अब ये भी तो मॉनेटरी है ये भी मॉनेटरी, पैसे ही देगा ना मेरी फैमिली को। सपोज मेरी इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस, तो मेरी फैमिली को पे ही करेगा ना मेरी डेथ के ऊपर, अगर एक्सीडेंटल डेथ हो तो। समझ आ रही है कुछ बात? सो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहली चीज टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग मॉनेटरी हो सकती है, मॉनेटरी डिफरेंस नहीं है, लेकिन फर्क सोच का है। यहां पे कॉन्सेप्ट विन लूज का नहीं है, जबकि यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है? विन लूज का। पार्टीज दोनों जो एग्री कर रही हैं, या दोनों एग्रीमेंट कर रही हैं, उनका इंटेंशन ही यही है, सिर्फ एक कि वो जीतना चाहती हैं, दैट्स ऑल। विन या लूज ही माइंड में चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। जबकि मैंने अभी पहला डिफरेंस कंटिंजेंट में समझाया कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में विन या लूज जैसी कोई इंटेंशन नहीं है, पार्टी आपके साथ एक प्रॉमिस कर रही है कि वो आपके लिए कुछ करेंगी अगर ऐसा कोई इवेंट हैपन हो जाए। पहले इन दो कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं, फिर मैं ये लास्ट पॉइंट समझाऊंगा, ठीक है? चलो प्लीज। अच्छा ओके, एक और चीज है जितनी देर ऑन हो रहा है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे रहा हूं, इसका मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, जबकि हमें वेजरिंग के बारे में बहुत अच्छी तरह पता है कि वॉइड एंड इलीगल। अच्छा जी, जरा आप दो चीजों को समझते हैं, इंश्योरेंस और गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा गारंटी अब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं थोड़ा सा समझने की, ताकि उससे आपको ये क्लियर हो जाए कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। और मैं जो दूसरा डिफरेंस समझाना चाह रहा हूँ, पहला डिफरेंस तो मैंने इंटेंशन का समझा दिया कि पार्टीज की इंटेंशन विन लूज की नहीं है, जबकि वेजरिंग में प्योरली इंटेंशन ही सिर्फ विन और लूज की है, ठीक है? जरा समझते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के जी, इंश्योरेंस। सबसे पहले हम गारंटी पे बात करते हैं। ये गारंटी का एक रिलेशनशिप बनाया मैंने। सपोज सी जो है वो इज जस्ट लाइक अ बैंक, क्रेडिटर है, वो लोन देता है पी को 50,000 रुपीज का, विद एन इंटेंशन कि ये रीपे करेगा मुझे, जो भी इंटरेस्ट रेट है, जो भी टर्म्स है, मैंने उसकी डिटेल में नहीं गया।
लेकिन वो 7P को कहता है आपकी शक्ल देख के लगता है मैं आपको इतना लोन तो नहीं देने वाला। सपोज आप बैंक चले जाए लोन लेने के लिए, देगा बैंक? हैं? अच्छा, दो आप लोगों में से कोई बैंक चले जाए तो बैंक आपकी क्रेडिबिलिटी की वजह से आपको लोन नहीं देगा, तो बैंक कहेगा कोई गारंटर लेकर आओ जनाब जो आपके बिहाफ पे गारंटी दे, जिसको मैं भी जानता हूं कि थोड़ा रिप्यूटेबल इंसान हो, ठीक है, वेल्दी इंसान हो, उसको लेकर आए। सी साहब सलमान साहब को ले गए एज अ श्योरिटी के, सलमान साहब पर्सनल गारंटी देंगे। अब सलमान साहब ने गारंटी दे दी कि जनाब आप लोन दे दें, कोई मसला नहीं, अगर पी ने आपको लोन वापस ना किया मैं हाजिर, आप मुझे उठा के जूतियां लगाइएगा। मेरी बात समझिए, मैं पे करूंगा। मेरी बात समझ आ रही है अब तक? इसका मतलब है जो पर्सन गारंटी दे रहा है वो गारंटर कहलाता है, उसको श्योरिटी भी कहते हैं। दोनों टर्म्स यूज होती हैं टेक्निकल जार्गन में अगर हम लॉ के मुताबिक बात करें। द पर्सन हु इज गिविंग अ गारंटी इज कॉल्ड गारंटर या श्योरिटी। जिसके बिहाफ पे गारंटी दे रहा है, जिस अपने दोस्त के बिहाफ पे, वो एक्चुअली उधारिया है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल डेटर। ठीक हो गया? और जिसको देने हैं वो क्रेडिटर। अब ये गारंटी का रिलेशनशिप है। अगर आप गौर करो तो कंसिडरेशन सी से मूव कर रही है पी के, और पी उसे रीपे करेगा तो डेफिनेटली सी के लिए भी बेनिफिट है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट इनकम, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट इनकम। सो दोनों के लिए कंसिडरेशन मौजूद है। ये बेचारा एमी लटका हुआ बीच में जो कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन कर रहा है, बदले में कुछ मिल रहा है? नो। बात समझ आ रही है? पी ऑब्लिगेशन ऑन कर रहा है कि मैं पे करूंगा, सॉरी एस ऑब्लिगेशन ऑन कर रहा है कि मैं पे करूंगा अगर पी ने पे ना किया, लेकिन ऑब्लिगेशन के बदले में, इसका मतलब इस सी के लिए यहां से भी कंसिडरेशन मौजूद है, लेकिन व्हाट फॉर एस, क्या एस के लिए कोई कंसिडरेशन अवेलेबल है? नो। लेकिन लॉ कहता है एस के लिए कंसिडरेशन है। इस प्रॉमिस का एग्जीक्यूट हो जाना ही एस के लिए कंसिडरेशन है, उसके दोस्त को लोन मिल जाना ही एस के लिए कंसिडरेशन है, गारंटी के लिए कंसिडरेशन है। मेरी बात समझ आई? सो अब लॉ की नजर में देखने में ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, बट गारंटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्चुअली में 3 कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्ट हो रहे होते हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट, ये देखिए जरा छोटा कर लेते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने आसान हो जाए। ले जी, पहला कॉन्ट्रैक्ट किसके दरमियान है? क्रेडिटर और प्रिंसिपल के दरमियान, सी एंड पी। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटर एंड श्योरिटी के दरमियान, और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट श्योरिटी और प्रिंसिपल के दरमियान। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पहला सी और पी के दरमियान, दूसरा सी और एस के दरमियान, और तीसरा पी और एस के दरमियान। अब लीगैलिटी समझिएगा प्लीज एकदम। यहां पे तो आपको बहुत क्लियर है एस और पी के, सॉरी सी और पी के दरमियान, बिटवीन द क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर, कि अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रिंसिपल डेटर टाइमली अपना लोन रीपे कर दे, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ना पी ना एस श्योरिटी इन्वॉल्व होगा, ना गारंटर आएगा, बस ये दो पार्टीज आपस में सेटलमेंट करके काम खत्म कर देंगे। ऐसा ही होगा जी? सो ये कॉन्ट्रैक्ट तो क्लियर है, दोनों के लिए कंसिडरेशन मौजूद है, दोनों की टर्म्स क्लियर हैं। ले जी, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, बिटवीन सी एंड एस, यानी क्रेडिटर एंड गारंटर। ये कब एक्टिवेट होगा? जब प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करेगा, तब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब है श्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सेकेंडरी, या मैं यूं कहूं ऑब्लिगेशन क्या होती है? सेकेंडरी। प्राइमरी ऑब्लिगेशन किसकी है? उधारिये की, पी की। बात समझ आ रही है? इसका मतलब है, यहां पे देखो लिखा भी होगा, चलो मैं बाद में दिखा देता हूं, पढ़ा देता हूं। इसका मतलब एस की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होगी, इनिशिएट होगी जब पी डिफॉल्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। इज दैट क्लियर? और ये कॉन्ट्रैक्ट भी एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इधर से कंसिडरेशन जारी है और इस कॉन्ट्रैक्ट का होना एस के लिए कंसिडरेशन है। ये बातें समझ पा रहे हो? लिंक कर पा रहे हो? अच्छा सो इसका मतलब है, अगर अब ये लाइन समझ आ जाएगी बड़े आराम से, सेकंड लाइन जरा पढ़िए, ये नोट जो लिखा हुआ है, लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी वुड बी सेकेंडरी, इट वुड अराइज इफ प्रिंसिपल डेटर मेक्स डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ डेट। पी डिफॉल्ट करेगा तो श्योरिटी की लायबिलिटी बिल्ट होगी। इज दैट क्लियर? तीसरा कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के दरमियान। और भाई अगर मैंने पी ने डिफॉल्ट किया और बैंक ने मुझे गिरबान से पकड़ लिया और मैंने अपनी इज्जत बचाने की खातिर पेमेंट कर दी, तो क्या वो ऑब्लिगेशन मेरी थी? लॉ मुझे भी तो राइट देगा कि आप ये रिकवर कर लें, किससे? पी से। सो एक कॉन्ट्रैक्ट जो ही मेरी ऑब्लिगेशन राइज हुई और मैंने पेमेंट कर दी, तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली दोबारा इनिशिएट हो जाएगा, एंड दैट इज
PNS। मैं जो अमाउंट पे करूंगा इस क्रेडिटर को, वो मैं अमाउंट रिकवर कर लूंगा प्रिंसिपल डेटर से। मेरा राइट है। लेमैन की तरह जरा सोचो, जो पैसे किसी के बिहाफ पे दोगे, क्या रिकवर नहीं करोगे? चाहोगे नहीं रिकवर कर लो तो रिकवर कर लेंगे। तो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ S और P के दरमियान। तो जरा ये देखिए, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा ये तो कंटिंजेंट है, सॉरी तीसरा, श्योरिटी वुड बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर वंस ही मेक्स पेमेंट टू द क्रेडिटर। यहां तक गारंटी कॉन्ट्रैक्ट समझ आया? गारंटी कहने को एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, बट अल्टीमेटली उसके अंदर 3 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। यहां तक समझ आ गया? अब मैं सिर्फ कंटिजेंसी को लिंक करने लगा हूं। देखो, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा जब एक पार्टी प्रॉमिस है टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, कि कोई इवेंट हैपन होगा, अनसर्टेनिटी हैपन, तो मैं पे कर दूंगी या मैं आपके लिए कुछ परफॉर्म कर दूंगी। तो यहां पे देखो, ये जो गारंटर है ये क्या कर रहा है? ये प्रॉमिस नहीं कर रहा क्रेडिटर के साथ, आई विल डू समथिंग फॉर यू इफ प्रिंसिपल डेटर मेक्स अ डिफॉल्ट। सो इसका मतलब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो रहा है। इसी के अंदर से समझ सकते हैं गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में से ये कंटिंजेंट की इसकी लायबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी ऑन द हैपनिंग कि P डिफॉल्ट कर जाए। अच्छा, अनसर्टन इवेंट कैसे है? अभी नहीं पता आउटकम कि P डिफॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा, P पेमेंट कर देगा टाइम पे कि नहीं करेगा। सो अनसर्टन हुआ इवेंट, ठीक है, ये बात समझ आई। और उसकी हैपनिंग पे इस बंदे की लायबिलिटी डिपेंडेंट है। क्लियर? कंटीजेंसी समझ आई। अब एक छोटी सी बात और देखो, ये एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है और ये एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है। 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। एक्चुअली में ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। कुछ समझ आई बात? कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 जिसको मैंने नाम दिया, वो डिपेंडेंट है कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 के ऊपर। सेम ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर हमने माइन्यूट डिटेल में समझा तो एक कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है उससे मुंसलिक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। इसका मतलब है, मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो एक मेजर डिफरेंस आता है वो ये कोलेटरल इवेंट का आता है, कि यहां पे इवेंट कोलेटरल होता है, लिंक्ड होता है विद दिस इवेंट, विद दिस कॉन्ट्रैक्ट। ये देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट है और मैं इसे क्या कह रहा हूं? इवेंट। तो मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है ऑन दिस इवेंट। ये इवेंट अगर होगा तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा। P डिफॉल्ट करेगा तो मेरी लायबिलिटी रेज होगी। सो मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है कोलेटरल इवेंट के ऊपर, मुंसलिक इवेंट के ऊपर। जबकि जब वेजिंग की बात होती थी तो उसमें तो कोई कोलेटरल नहीं होता था, बल्कि वही कॉन्ट्रैक्ट होता था, पार्ट एंड पार्सल होता था, इंटेग्रल पार्ट होता था इवेंट, जिसमें बैटिंग लग रही होती थी। मैच क्या था? क्या कोई कोलेटरल इवेंट था? नहीं, उसी पे तो बैटिंग लग रही होती थी, उसी पे तो विन लूज डिसाइड हो रहा होता था। तो वेजरिंग एग्रीमेंट के अंदर इवेंट कोलेटरल नहीं होता, जबकि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इवेंट क्या होता है? कोलेटरल होता है, पार्ट एंड पार्सल नहीं होता। यहां पे इवेंट जो है वो इंटेग्रल पार्ट है, इंटेग्रल पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। बात समझ आई है? सो 2 डिफरेंस मैंने शेयर किए। पहला, इंटेंशन पार्टीज की, दूसरा इवेंट के। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इवेंट क्या है? कोलेटरल, मुंसलिक। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 लिंक्ड विद कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, और कॉन्ट्रैक्ट 1 को हम क्या कह रहे हैं? इवेंट। बात समझ आई है जी? सो ये 2 डिफरेंस हैं, और इन 2 डिफरेंसेस की वजह से कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा रखता है, मतलब वैलिड है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है, और इन 2 एलिमेंट के मिस होने की वजह से वॉइड एंड इलीगल है। क्लियर हुई दोनों की बात? खत्म? क्लियर? सो ये कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जी। जैसे आपने गारंटी का बताया था ड्राफ्ट के लिए, इंश्योरेंस या कुछ वही बताने लगा, अगला इंश्योरेंस पे जा रहा हूं। ले जी, ये गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट समझ आ गया। सो ये लास्ट लाइन आप प्लीज पढ़िए, ये वाली, ये समझ आ जाएगी। श्योरिटी लायबिलिटी, प्रॉमिस टू डू समथिंग would arise in case of happening of an uncertain collateral event, यानी default of the principal debtor। क्लियर? चले आगे। लो जी, इंश्योरेंस। ए जुबली इंश्योरेंस वालों को, जुबली इंश्योरेंस वाले आते हैं ए के पास और उसे कहते हैं, जनाब आप हमें 20,000 रुपया प्रीमियम पे करें पर मंथ,
और हम इसके बदले आपका रिस्क इंश्योर कर लेते हैं। से मैं कहता हूं आप व्हीकल इंश्योर करवा लें अपनी, अगर आपकी व्हीकल से थेफ्ट होता है, थेफ्ट इंश्योरेंस भी है, से थेफ्ट या एक्सीडेंटल दोनों इंश्योरेंस करा लिए हैं, तो आप अपनी व्हीकल को इंश्योर करवा लें हमसे। हम 20,000 रुपया लेंगे पर मंथ, और अगर कभी आपका एक्सीडेंट हुआ खुदा ना खास्ता या आपकी गाड़ी चोरी हो गई तो हम उसका क्लेम बढ़ेंगे। अब जब सपोज, अब इवेंट देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है उस इवेंट के ऊपर, और इवेंट क्या है? थेफ्ट और एक्सीडेंट, ये इवेंट है। बात समझ आई? तो ये लाइन जरा समझो। जुबली इंश्योरेंस प्रॉमिस टू डू समथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट। कौन सा? फायर या थेफ्ट। थर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहां से? थर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्यों क्रिएट करना है? इवेंट क्रिएट करना था। वहां पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट को इवेंट का दर्जा देके समझाया। जरूरी नहीं कि मैं हर जगह 2 कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा, ना ना ना। इवेंट, मैंने इवेंट एसोसिएट करना है। बात समझ आई है जी? दोनों क्लियर हो गई चीजें? चलो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाओ, फिर बस अब खत्म करते हैं उसको। एक छोटी सी चीज और है, वो डिस्कस करते हैं, ये अगला ग्राफ उसके बाद पढ़ेंगे। जी बेटी जल्दी से प्लीज मेरे लिए, जी प्लीज। The following contracts are best example of contingent contracts. Contracts of indemnity, such as insurance contract, contract of guarantee. Surety is liable to pay creditor in case of default of principal ये debtor. दोनों बातें समझ आ गई? चलो परफेक्ट, आगे चलिए। एग्जाम्पल 1 पढ़िए जल्दी से। इंडेमनिटी में रीइंबर्स करना किसी को, किसी का लॉस रीइंबर्स करना। जी प्लीज आगे। The following are the characteristics of contingent contracts. The performance of contingent contracts depend upon happening or non-happening of some future event. ठीक है जी, बात समझ आ रही है? आगे। The event must be collateral. इवेंट कोलेटरल होना चाहिए। नेक्स्ट, The event must be अनसर्टन होगा इवेंट। चलो जी प्लीज 2 और 3 पढ़ो, जल्दी करो। बातें ना करो, पढ़ लो। आर्किटेक्ट के लाइसेंस पे बेस करता ना, ऐसे ही है। प्रोवाइड द कंस्ट्रक्शन इज अप्रूव्ड बाय आर्किटेक्ट। लाइस अप्रूवल मिलेगी तो कंस्ट्रक्शन करोगे ना, तो अप्रूवल क्या हो गया फिर? इवेंट हो गया। वो हैपन होगा तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी केस स्टडी देखो तो ये जरूर देखना है कि इवेंट कोलेटरल है कि नहीं है, या इंटेग्रल पार्ट है, यानी उसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, इनफैक्ट सेपरेट नहीं है इवेंट। तो ये बड़े गौर से देखना है जी प्लीज। एग्जाम्पल 3 में आपको ऐसी चीज मिलेगी। नहीं मैं बता कुछ नहीं एग्जाम्पल 3 में। जल्दी 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 प्लीज, मैं चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर को आज आपको तोहफे में देके भेजूं। छोटा सा है, 1 पेज और है, खत्म हो जाना। टेस्ट में नहीं आएगा, चलें टेस्ट हम डिसाइड कर चुके हैं ऑलरेडी। जी डन। सेकंड और थर्ड डन। थर्ड में क्या है जी कि पैसे कंप्लीट करो काम, फिर पैसे ले लेना। ये तो पार्ट एंड पार्सल हुआ, इंटेग्रल पार्ट हुआ, कोई अलग से इवेंट थोड़ी है कोई। चलो डन। चलूं आगे? ट्रांसलेशन इशू कोई? नो। चलो आगे आ जाओ। सेकंड कौन सी एग्जांपल? थर्ड में नहीं कहा कि देखो मैं आपको कह रहा हूं आप अपना काम, आप अपनी ऑब्लिगेशन मुकम्मल करो, फिर मैं अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करूंगा। तो ये तो पार्ट एंड पार्सल हो गया ना, इंटेग्रल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अनसर्टन नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं अलग नहीं है, कोलेटरल नहीं है, सेम पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है एक्चुअली। चलें जी प्लीज डिफरेंस पे आ जाए बेटी, चलें। contingent contract validity. It is valid contract or basic agreement. It is void and illegal. ले जी उसने यहां पे आके लिख दिया फाइनली फिर void and illegal। चलो
interest of parties in a contingent contract. Parties have real interest in the occurrence or non-occurrence of the event, that is insurable interest in the property insured. यानी पार्टी का इंटरेस्ट उस इवेंट के अंदर होता है कि अगर थेफ्ट हुआ, अगर इंश्योरेंस, अगर एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, या प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट किया, विन लूज का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जी प्लीज अगली। Parties are not interested in the occurrence or non-occurrence of the event. पार्टीज को इवेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। जो जुआ खेलने बैठा है उसे इवेंट से कुछ नहीं लगता, उसे बस क्या चाहिए, Except for the winning or losing the amount. वो सिर्फ कंसर्न है हारेंगे कि जीतेंगे, दैट्स ऑल। जी प्लीज अगली बार। Uncertain event, the future uncertain event is merely collateral. इस केस में क्या होगा, इवेंट कोलेटरल होगा, एसोसिएटेड होगा, उसका हिस्सा नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट का। जी The uncertain event is the sole determining factor of उसमें तो the डिटर्मिनिंग फैक्टर ही वही है, वो तो पार्ट एंड पार्सल है, इंटीग्रल पार्ट है। जी नेक्स्ट। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होते थे, अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था कि सपोज इफ आई से कि आई वांट टू सेल माय बाइक फॉर 20,000 रुपीज टू यू, तो ये मेरी तरफ से प्रॉमिस था। सेम प्रॉमिस अगर आप कर दें कि आई वांट टू बाय योर बाइक फॉर 50,000 रुपीज, तो ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब देखो वेजरिंग एग्रीमेंट के अंदर जरा सोचो, जुआ ऐसे भी तो लगता है कि यार अगर पाकिस्तान जीता तो तू मुझे 1000 देगा, वो कहता है अगर इंडिया जीता तो तू मुझे 2000 देगा या 3000 देगा। डिफरेंट हो सकता है प्रॉमिस, कि मैं कोई और अमाउंट प्रॉमिस करूं और ये कोई और अमाउंट प्रॉमिस करे। जबकि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें या गारंटी की बात करें तो उसमें स्पेसिफाइड है कि इंश्योरेंस में इतने पैसे आपको देंगे। बात समझ आई? और मैं भी उतने ही सोच के एग्री कर रहा हूं। यानी वो कहता है कि अगर आपकी गाड़ी गुम गई तो हम आपको 10 लाख का से जुर्माना भरेंगे, हम क्लेम भरेंगे। तो 10 लाख उसके जहन में भी है, 10 लाख मेरे जहन में भी है। इसका मतलब ये हुआ, मैं समझाना ही चाह रहा हूँ, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो सकता है, जबकि वेजरिंग में जुआ लगाने वालों के दरमियान एग्रीमेंट कुछ भी हो सकता है। वो कोई और प्रॉमिस करे, मैं कोई और प्रॉमिस करूँ। इज दैट क्लियर? जरा पढ़ दे बेटी जल्दी से। It consists of reciprocal promises. कौन से कंटिजेंट, ठीक है जी, और Wagering agreement. It may or may not consist of reciprocal. मे और मे नॉट हो सकता है, हम दोनों सेम लगा लें 1000 रुपए की, या हो सकता है 1000 और 3000 की भी लग जाए। ठीक है जी प्लीज अगली बात जल्दी से। ऊपर एक लाइन है बेटी, पढ़ दें। Promises which form the consideration or part of consideration for each other are called reciprocal promises. ये तो हमने पहले भी पढ़ी हुई है डेफिनेशन। ले जी प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 जो है ये पास पेपर का क्वेश्चन है, होमवर्क के तौर पे, और होमवर्क लीजिए प्लीज, बिस्मिल्लाह कीजिए। ये स्प्रिंग 2017 का पास पेपर है, स्प्रिंग 2017 का पास पेपर है। क्वेश्चन नंबर 2C, पार्ट सी, स्प्रिंग 2017 का पास पेपर है जी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी। और प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 जो है ये ऑटम 2018 का पास पेपर है, ऑटम 2018। मेरे पास क्वेश्चन नंबर नहीं है, सॉरी जी इसका। और प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 जो है ये रेप्लिका है, एक्चुअली स्प्रिंग 2014 का रेप्लिका है। सेम वर्ड्स हैं लेकिन नेम डिफरेंट है। रेप्लिका ऑफ स्प्रिंग 2014 पास पेपर, उसका क्वेश्चन नंबर था 2C। मैं ये रेफरेंसेस इसलिए दे देता हूं ताकि आप में से कोई अगर कभी फ्यूचर में पास पेपर देखे तो उसे आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी। सो ये 3 क्वेश्चन होमवर्क, ठीक है जी। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 2 3 होमवर्क, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। आगे चलते हैं जी। हाँ जी सर, ये सारे अनसर्टेन इवेंट थे, तो कोई ऐसे सर्टेन इवेंट हो उसके लिए किसी गारंटर की नीड होती है? क्यों जरूरत होगी, जब पता हो प्रिंसिपल डेटर ने करना ही डिफॉल्ट है। कौन बेवकूफ गारंटी देगा, है? चलो जी प्लीज आ जाओ। रूल्स रिगार्डिंग कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कुछ रूल्स हैं बुक में, आपके कुछ रूल गिवन है, वही मैंने इस टेबल में दोबारा, प्लीज वही इस टेबल में दोबारा रिफ्लेक्ट किए हैं मैंने, ठीक है। लेकिन जरा इस टेबल को समझ लो, वो टेबल समझना आसान हो जाएगा। क्लियर? उसने टेबल को ऐसे मुश्किल किया, हालांकि टेबल मुश्किल करने की जरूरत नहीं थी। सब देख पा रहे हो ये? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने लिखा विदाउट एनी टाइम फ्रेम, यानी कि टाइम लिमिट्स कोई नहीं लिखी हुई, यानी डिलीवरी कब होगी, किस डेट में होगी, और कौन पार्टी कब ऑब्लिगेशन परफॉर्म करेगा, कोई टाइमलाइन डिफाइन नहीं है। अज्यूम करें टाइमलाइन के बगैर है। कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टन फ्यूचर इवेंट, नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टन फ्यूचर इवेंट। ये मैंने 2 कैटेगरीज बनाई जिनके ऊपर, अच्छा देखो ना, मैं हैपनिंग पे भी शर्त लगा सकता हूं, या इवेंट बना, शर्त नहीं कहना चाहिए, इवेंट बना सकता हूं उसको, और नॉन हैपनिंग को भी इवेंट बना सकता हूं। जैसा फॉर एग्जांपल मैं कहूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, गुड ने बेटे, मुजम्मिल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि मैं मुजम्मिल को गुड्स डिलीवर करूंगा अगर मेरी शिपमेंट जो चाइना से आ रही है वो सेफली पाकिस्तान पहुंच जाए।
ये हैपनिंग पे डिपेंडेंट है अब कि मैं अपनी ऑब्लिगेशन तब परफॉर्म करूंगा, सॉरी मुजम्मिल, सॉरी बेटा मुझे नाम भूल जाते हैं, मुजम्मिल के साथ मैं अपनी ऑब्लिगेशन तब परफॉर्म करूंगा जब वो इवेंट हैपन हो जाए। सो हैपनिंग ऑफ अनसर्टन, अनसर्टन इसलिए है कि अभी पता नहीं पहुंचेगा कि डूब जाएगा। बात समझ आई? तो अगर हैपनिंग पे डिपेंडेंट है मेरा कॉन्ट्रैक्ट और हैपन हो जाए मतलब शिप पहुंच जाए तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वैलिड। इवेंट हैपन, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। और अगर हैपन ना हो, शिप डूब जाए, नॉट हैपन। बात समझ आ रही है? तो मैंने लिखा हुआ इवेंट नॉट हैपन या इवेंट इम्पॉसिबल। इवेंट इम्पॉसिबल कैसे होगा? डूब जाए शिप। अब अगर डूब गया तो कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है? नो। सो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। बात समझ आई? चलो जल्दी से एग्जांपल 4 और 5 पढ़ो। फोर और 5 जी लिंक कर लीजिएगा प्लीज, बाद में करवा देता हूँ लिंक। अभी आप अभी सिर्फ 4 और 5 पढ़ लो। जल्दी नहीं आ गया? जल्दी आजा आजा बेटा। 4 और 5 जल्दी से प्लीज पढ़ो। डन? समझ भी आ गई? चलो अगली बात जरा। हाँ पढ़े पढ़े पढ़े। नोट्स मैं इसको अभी दे दूंगा कॉपियर को, फिर आप कलेक्ट कर। वो जो लास्ट वाली बात थी, हाँ वो नहीं दी हुई थी शायद, मैं दोनों दे देता हूँ जी। होता कुछ पता क्या है, मैं जब कॉपी दे चुका होता हूँ उसके बाद कुछ बैठ के बनाता हूँ, तो वो इस वजह से अवेलेबल नहीं होता। तो मैं अभी ये नीचे डिलीवर कर देता हूँ, तो आप आज में बेशक ले लीजिएगा, लेकिन इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे। ठीक है चलो डन हो गया। अच्छा जी हैपनिंग हो गया डन। अच्छा अब नॉन हैपनिंग पे अगर मैं बेस करवा लूँ, नॉन हैपनिंग मीन्स, अच्छा टाइमलाइन अभी भी कोई नहीं है, मैं विदाउट टाइम फ्रेम बात कर रहा हूँ। ठीक है टाइमलाइन अभी भी कोई नहीं है। सो नॉन हैपनिंग पे बेस कराएं जी कोई इवेंट। सपोज मैं कहता हूं कि मेरी शिप जो आ रही है ये अगर ना पहुंची तो मैं आपको, सपोज ये इवेंट हैपन ना हुआ तो मैं आपको ओल्ड स्टॉक में से जो मेरे गोडाउन में पड़ा है मैं आपको गुड्स बेच दूंगा, किसी को, मुजम्मिल को। ठीक है मुजम्मिल को चीजें बेच दूंगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर अब इवेंट हैपन ना हो, नॉन हैपनिंग पे बेस कर दिया ना, और हैपन ना हो तो फिर क्या होगा? वैलिड। और अगर हैपन हो जाए तो वॉइड, उल्टा रिवर्स। सो नॉन हैपनिंग पे बेस किया तो इवेंट अगर हैपन ना हुआ तो वैलिड, और अगर हैपन हो गया, अगर शिप पहुंच गया तो वॉइड। मैंने कहा जिस तरह आप इवेंट की हैपनिंग पे बेस कर रहे हो, मैं नॉन हैपनिंग पे कॉन्ट्रैक्ट को बेस कर लेता हूं। नॉन हैपनिंग मींस मैं कहता हूं शिप ना पहुंचा तो तुझे अपनी कार बेच दूंगा। सपोज अगर मेरी गुड्स शिपमेंट ना पहुंचा पाकिस्तान, सपोज मैं तुझे अपनी कार बेच दूंगा। सो अब अगर नहीं पहुंचता तो मैं कार बेचूंगा, ऐसा ही है ना? सो नॉन हैपनिंग को अगर बेस बनाया और इवेंट ना पहुंचा, शिप डूब गया तो वैलिड, अब मुझे कार बेचनी पड़ेगी। और अगर इवेंट हैपन हो जाए कि शिपमेंट आ जाए, पहुंच जाए, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल 8-9 जल्दी से प्लीज। एग्जाम्पल 8-9। सॉरी क्या नहीं है? जस्ट अ मिनट। नहीं बेटा, अगर मैं कहूँ गुड्स के अगेंस्ट मनी देनी है उसने, तो फिर इसे वेजरिंग नहीं है, क्योंकि इवेंट एक अलग चीज़ है, कोलेटरल है, पार्ट एंड पार्सल नहीं है। शिपमेंट आएगी, देखो ना, शिप डज नॉट रिटर्न, नॉन रिटर्न पे बनाई है उसने, नॉन हैपनिंग पे बनाई है, तो इवेंट तो अलग चीज़ है और पैसे अलग चीज़ बात कर रहा है वो, कि मैं पैसे दूंगा से फॉर द अदर गुड्स। मैं यूँ कह लेता हूँ, हाँ आपकी बात सही है कि कहीं लिंक ना कर दें उसको सेम गुड्स के साथ, तो फिर वेजरिंग का कॉन्सेप्ट आ सकता है। तो आप अज्यूम कर लें कि ये अदर गुड्स की बात करें कि मैं पैसे दूंगा या गुड्स दूंगा।
मतलब कि जो इवेंट हो रहा है उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है आपके कॉन्ट्रैक्ट से, तो फिर वो एब्सोल्यूट इवेंट हुआ ही नहीं, तो फिर भी इफेक्ट करेगा। एब्सोल्यूट इवेंट नहीं हुआ। देखो, डिपेंडेंसी किसी भी इवेंट से क्रिएट की जा सकती है, उन दोनों का आपस में लिंक करना जरूरी नहीं। जिस तरह मैंने गुड्स की शिपमेंट को लिंक किया मेरी व्हीकल की सेल के साथ, तो नेचर दोनों की डिफरेंट है। सो यस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनसर्टेनिटी होनी चाहिए इवेंट में और कोलेटरल होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए। मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को एसोसिएट कर दिया उस इवेंट के साथ। इवेंट उसकी नेचर जैसा है या नहीं वो मैटर नहीं करता, वो मैटर क्यों करेगा? जी डन। एग्जाम्पल 8-9। चलो आगे आ जाओ जरा प्लीज। फिर अब ये देखो वही चीज है दोबारा, लेकिन मैंने इसमें क्या लिखा? कॉन्ट्रैक्ट्स विद टाइम फ्रेम। अब टाइम बाउंड्री आ जाएगी। अब मैं साथ ये भी कहूंगा, इवेंट हैपनिंग को अगर बेस बनाता हूं, मैं कहता हूं अगर मेरा शिप 3 महीने में पहुंच गया तो मैं आपके साथ, तो मैं आपको गुड्स डिलीवर करूंगा या मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करूंगा मुजम्मिल के साथ। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब अब 3 महीने में पहुंचेगा तो इवेंट हैपन होगा। सो देखो, इवेंट हैपन विद इन टाइम। अगर 3 महीने के बाद पहुंचा फिर इवेंट हैपन नहीं हुआ, फिर नॉन हैपनिंग हो गई। इवेंट नॉट हैपन या इवेंट इम्पॉसिबल हो गया विद इन टाइम फ्रेम, यानी 3 महीने के अंदर पहले 1 महीने में न्यूज आ गई, जनाब शिप तो डूब गया, तो मतलब आप भी डूब गए साथ, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। इसका मतलब टाइमलाइन समझ आ रही है? सो अब मैंने सिर्फ इसमें एक चीज और ऐड कर दी है, हांडी में एक तड़का और लगा दिया है टाइम का, कि अब इवेंट एसोसिएटेड है टाइम के साथ भी, कि 3 महीने में पहुंचा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और इन्फोर्सेबल होगा, वरना नहीं। तो इसका मतलब 3 महीने एक्सपायर हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, या इम्पॉसिबिलिटी आ जाए, इवेंट शिप डूब जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। बातें समझ आ रही हैं? चलो, और इसी तरह अगर मैं, चलिए एग्जांपल 6-7 पढ़ो पहले फिर। जी मतलब इससे सर अगर वो बेसिक राइट के ऊपर लगे तो फिर सर वो वॉइड होता है ना? क्या मतलब? अगर जो बेसिक राइट है उसे यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम की देखिए तुम्हारे पास कितनी देर के लिए। देखो, अगर टाइम फ्रेम लॉ के अगेंस्ट नहीं है तो टाइम इज एक्चुअली द इसेंस। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें टाइम इसेंस है। कैसे? फॉर एग्जांपल, टाइम इसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा समझ लो, आगे जाके परफॉर्मेंस में बहुत डिटेल बात करेंगे। टाइम इसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे है? फॉर एग्जांपल, आपका बर्थडे है आज के दिन में, ठीक है, आपने 2 दिन पहले, चलें कल आपका बर्थडे है सपोज, आप आज जाके बेकरी वालों से कॉन्टैक्ट करते हैं कि कल मुझे बर्थडे केक, कस्टमाइज केक चाहिए। आप कल लेने गए हैं और आपको कहे सर कल ले लीजिएगा, आज बहुत काम था। टाइम इज द इसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। टाइम जान है कॉन्ट्रैक्ट की। सस्ते आशिक। चलो प्लीज आ जाओ वापस, चलो प्लीज 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 वापस आ जाओ। टीचर हमेशा बचत हो जाती है, स्टूडेंट आगे से इज्जत रख लेता है, और बात कोई नहीं होती है। अच्छा जी, अब यही पॉइंट नॉन हैपनिंग के ऊपर बेस कर दूं, नॉन हैपनिंग पे, कि अगर शिप 3 महीने में वापस ना आया, सॉरी मेरे एग्जांपल मुंह पे शिप वाली आई जा रही है, शिप ना आया सपोज, तो अगर इवेंट ना हैपन हुआ, 3 महीने में वाकई ना पहुंचा, तो मेरा ट्रिगर हो गया इवेंट तो वैलिड। यानी नॉन हैपनिंग को बेस बनाया तो नॉन हैपन हो गया तो वैलिड, ना हुआ तो वॉइड। लेकिन साथ हम ये भी देख रहे हैं इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए विद इन द सेम टाइम फ्रेम, मतलब हमें ये पता चल जाए शिप डूब गया, अब तो 3 महीने में किसी सूरत में वापस नहीं आएगा, तो तब भी हमें समझ आ जाती है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्योंकि हमने नॉन हैपनिंग को ही बेस बनाया था। बात समझ आ रही है? थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है, लेकिन इस टेबल का सहारा लो। चलो 10-11 देखो एग्जाम्पल। Example 10, example 11, please. जी डन। बातें ना पढ़ ली एग्जाम्पल।
जी जी बेटे प्लीज आजा जी। एग्जाम्पल 10 और 11 जी प्लीज प्लीज आप अपने कॉन्सेंट्रेट करें। 10 11 डन। अच्छा अब जरा प्लीज समझ लीजिए, ये जो आपने पहला अभी टेबल मेरे साथ देखा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको चेंज किया थोड़ा सा। ये इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी टेबल में अवेलेबल है। अगर आप अपने टेबल को देखें तो कॉलम नंबर 2 में जहां नो लिखा हुआ है टाइम कि टाइम फ्रेम नहीं है, तो वो बेटा ये था, दो चीजें, ठीक है। और जहां पे विद इन टाइम फ्रेम यस लिखा हुआ है वो इनफैक्ट अगला टेबल है। तो मैंने इसको इस तरह रीस्टेट कर दिया। उसने एक्चुअली इन्फोर्सेबिलिटी को बेस बना लिया और मैंने आसान करने के लिए इवेंट को बेस बना लिया, ताकि आपको इवेंट के साथ इवेंट समझना आसान हो जाए। मेरी बात समझ आई? अब भाई प्लीज एक दफा अपने टेबल को जरा गौर से देखें। और अगर आप इसे नंबरिंग दे लें, इसको 1 2 3 4, तो इसके मुताबिक आप फिर इस एग्जांपल्स को नंबर दे सकेंगे कि अगली बार पता हो। जैसा फॉर एग्जांपल टाइम फिक्स के साथ वर्टिकली 1 2 3 4 लिख लीजिए और उसके साथ एग्जांपल्स के साथ नंबर लिख लीजिए, तो आपको एग्जांपल बाद में रिलेट करना आसान हो जाएगी। मैं लिखवा देता हूं बल्कि। सो 1 2 3 4। सो फर्स्ट एग्जांपल 4 और 5 जो है वो 1 की है। मेरी बातें समझ आ रही है ना? या मैं ओपन करके बताऊं? बुक ओपन कर दूं या समझ आप? बुक ओपन कर देता हूं जी, कोई मसला नहीं है। लिख लिया? नहीं लिखा? चलो एक मिनट बुक ओपन कर लेते हैं जी, कोई मसला नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है। नहीं अगला नहीं शुरू करना, गलत होगा। बेटा 1 2 3 4, ठीक है। 1 के साथ एग्जाम्पल नंबर हैं 4 5, ठीक है। 2 के साथ एग्जाम्पल होगी फिर 6 7, 3 के साथ एग्जाम्पल आ जाएंगी 8 9, और इस 4th के साथ एग्जाम्पल्स आ जाएंगी 10 और 11। प्लीज मार्क कर लें 1 2 3 4, ताकि आपके लिए अगली बार एग्जाम्पल्स को समझना, रिलेट करना आसान हो जाए और इस टेबल को भी समझना आसान हो जाए। तो वही बात उसने की है, उसने बस इन्फोर्सेबिलिटी को ऊपर, उसने रिजल्ट्स ऊपर लिख दिए हैं और इवेंट नीचे कर दिए हैं। मैंने इवेंट को बेस बना लिया है और रिजल्ट्स नीचे लिख दिए हैं। क्लियर? सो आपको जो आसान लगे आप उस तरीके से पढ़ लो। चलो आगे आ जाओ। अब लास्ट पॉइंट, हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। ये एक लास्ट पॉइंट, और से 2 पॉइंट एक्चुअली रह गए बस। हैपनिंग ऑफ, जस्ट अच्छा, आप अगर एक इम्पॉसिबल इवेंट को बेस बना रहे हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, जो आपको फॉर एग्जांपल आप उस शिप को बेस बना रहे हो जबकि आप भी नहीं जानते, सामने वाला भी नहीं जानता कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ही वो शिप डूब चुका हुआ, यानी वो गुड्स किसी सूरत में पहुंचनी ही नहीं है, वो इवेंट हमेशा इम्पॉसिबल हो चुका है, डूब चुका है, आपको भी खबर नहीं मिली, लेकिन मैं मुजम्मिल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। सो अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसकी बेस बन रही है एक इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर, बेशक तुम्हें पता है या नहीं पता, तुम्हारी नेग्लिजेंस की वजह से तुम्हें नहीं पता या तुम्हें वैसे इंफॉर्मेशन नहीं मिली अभी, लेकिन वो शिप डूब चुका है, सो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फिर वॉइड है। आप एक इम्पॉसिबल इवेंट को बेस बना तो वो हमेशा वॉइड होगा, या मैं कहूं उसके रिजल्ट ही वॉइड आने हैं। मेरी बात समझ आ रही है? प्लीज जरा पढ़ो, फिर बेटी पढ़ें ये लाइन जरा। Such agreements are void whether the impossibility of event is known or not to the parties to the agreement at the time when it is made. यानी जब इस कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन हो रही है वो इवेंट इम्पॉसिबल है। सपोज एक हॉर्स की बात करें, उसके खरीदो फरोख्त की बात हो रही है, या एक कार की खरीदो फरोख्त की बात हो रही है, लेकिन वो कार डैमेज हो चुकी है, मर चुकी है, जो भी है, घोड़ा मर चुका है, ठीक है। अब जो अगर वो इम्पॉसिबल है तो फिर इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है। कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स आर वॉइड। चलो जी प्लीज एग्जांपल जरा पढ़ें 12 और 13। जी बेटा आपका क्वेश्चन था कोई? सॉरी जी। यस, उस केस में भी यस, हम इसको यूं भी कह सकते हैं, ये बायलैटरल मिस्टेक भी बन सकती है कि दोनों पार्टीज की साइड से मिस्टेक है अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, और अगर अबाउट द सब्जेक्ट मैटर है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड। रिजल्ट सेम होंगे,
कोरिलेट भी कर लें तो रिजल्ट सेम है। वो बातें नहीं करनी, एग्जाम्पल पढ़नी थी। 12-13 डन। जी डन। आगे चलूं, लास्ट बात करूं। 13 एग्जाम्पल। Asma agreed to pay rupees 1000 to Bashir if he marries Asma's daughter. चंदा खुशी से मर गई। चंदा इज नॉट अलाइव एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, या गम से मर गई, तो इसका मतलब एग्रीमेंट क्या है? चलो नाम चेक करो, बशीर और चंदा, क्या कॉम्बिनेशन मिलाते हैं वैसे ये लोग। अभी एक और बड़ी मजेदार एग्जांपल है, ये लास्ट एग्जांपल बहुत मजे की, अभी एग्जांपल 14 अभी मजे किया, जरा समझ लो। लो जी, यहां तक क्लियर? अगली एक लास्ट बात बस। देखो बेटा, अभी हमने दो तरह से इवेंट को समझा, एक टाइम बाउंड्री के अंदर और एक विदाउट टाइम बाउंड्री। प्लीज प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो, ये लास्ट प्रोविजन समझ लो। हमने कॉन्ट्रैक्ट को अभी दो तरह से समझा, इवेंट टाइम के साथ लिंक करके और विदाउट टाइम लिंक करके। मैं अज्यूम करता हूं कोई टाइम बाउंड्री नहीं है, विदाउट एनी टाइम फ्रेम, इवेंट के हैपनिंग का कोई टाइम फ्रेम स्पेसिफाइड नहीं है। मैं इवेंट के हवाले से बात कर रहा हूं। हमने कहा था जब भी आ जाए शिप, जब भी पहुंच जाए, डजंट मैटर, हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। पहला केस यही था ना, हमने कहा शिप अगर आ गई, ये बात नहीं की थी कि 3 महीने 6 महीने, इसका मतलब टाइम बाउंड्री नहीं दे रहा मैं, टाइम अनस्पेसिफाइड है, विदाउट एनी टाइम फ्रेम। लेकिन शिप डूब जाए, यानी कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपको ये इंश्योर हो गया कि ये इवेंट इम्पॉसिबल हो गया। ऐसा हुआ, ऐसा पढ़ा हमने। सो अगर मैं कहूं आपको ये न्यूज मिल जाए या इंफॉर्मेशन मिल जाए कि शिप डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब ये इवेंट जो ये अब इम्पॉसिबल हो गया। बात समझ आई है? यही बात को वो दोबारा एक्सप्रेस कर रहा है इस पर्टिकुलर प्रोविजन के अंदर। जरा पढ़ते हैं, चलें जी पेटी पढ़े जरा। कहता है, बल्कि मैं खुद पढ़ देता हूं, मैं ताकि स्टॉप ले सकूं, पॉजेस ले सकूं। इफ द future event on which a contract is contingent is the way in which the person will act at an unspecified time, यानी टाइम बाउंड्री कोई नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट है किसी फ्यूचर इवेंट के ऊपर, इवेंट shall be considered to become impossible, इवेंट इम्पॉसिबल समझा जाएगा। अब देखो, हमने एक चाहा था कि शिप ना पहुंचे, शिप डूब जाए, ये इम्पॉसिबिलिटी रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, तो अब वो इम्पॉसिबिलिटी को समझाने लगे कि इम्पॉसिबिलिटी रिफ्लेक्ट होती कैसे है। कहता है इवेंट शैल बिकम इम्पॉसिबल, इवेंट इम्पॉसिबल समझा जाएगा व्हेन सच पर्सन डज एनीथिंग विच रेंडर्ड इट इम्पॉसिबल। अगर वो पर्सन से एसोसिएटेड, तो शिप था ना, ये डूब गया, इसकी इंफॉर्मेशन ही हमें ये इंडिकेट कर रही है ये इम्पॉसिबल हो गया। लेकिन अगर कोई पर्सन है सामने वाला, वो कुछ ऐसा कर दे जिससे हमें लगे कि अब ये इवेंट हैपन नहीं होगा, इसकी एग्जाम्पल उसने पर्सन से एसोसिएट किया, that he should so act within any definite time, कि अब ये एक्ट ही नहीं करेगा, उसने ऐसा कुछ हरकत कर दी जिससे हमें ये आइडिया हो गया है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता, ये वैलिड नहीं रहा, ये वॉइड हो गया। एग्जाम्पल पढ़ें, फिर आखिरी लाइन मुकम्मल करूंगा। पहले एग्जाम्पल पढ़ें। सरमद शाजिया से शादी करेगा, ये हैपनिंग थी, इवेंट था, लेकिन शाजिया ने दाऊद से शादी कर ली। अब ये यानी शाजिया ने कुछ ऐसी हरकत कर दी जिससे ये इंश्योर हो गया कि अब सरमद की शादी नहीं हो सकती। सो इवेंट क्या हो गया? इम्पॉसिबल। वो कहता है अगर तलाक लेके भी आ जाए तो शाजिया पहले जैसी। सो ये लास्ट बाय समझ लो। और अदरवाइज देन अंडर फर्दर कंटीजेंसीज, क्या कुछ आगे भी चले जाओ तब भी कोई मसला नहीं, इवेंट इम्पॉसिबल हो चुका है। और फर्दर कंटीजेंसीज भी हो जाएं तो शाजिया हमारी पहले जैसी नहीं रहेगी।
लो जी, इसके साथ ये समझ आ गया है? चलो, इसके साथ ही ये चैप्टर जो है खात्मा हो गया है इसका। प्लीज़ एक काम कीजिए, बल्कि मैं इसको अभी मैंने इसको डिस्कस करना है दोबारा। मैं यहाँ पे होमवर्क लिख रहा हूँ दोबारा। आपका होमवर्क था आज का एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, 2 और 3, और साथ में मिल गए MCQs तोहफे में। सो आज का काफ़ी अच्छा खासा होमवर्क है, ठीक है। छुट्टी है इसलिए मैं सोच के आया था कि आप लोगों को एक छुट्टी मिल रही है, तो मैंने चूंकि एक्स्ट्रा क्लास तो कोई करनी नहीं, तो आपको तो आरे लगाऊं किसी तो सो इनफैक्ट ये होमवर्क आप लोग नोट कर लें ताकि अब हम पास पेपर डिस्कस कर सकें। नहीं, एक्स्ट्रा क्लास क्यों करनी है? नहीं, डन जी। चलें आगे। पास पेपर जो मैंने होमवर्क के तौर पे दिए हुए थे वो 5 मिनट्स में डिस्कस करता हूं, उसके बाद फाइन कलेक्ट करूंगा। अच्छा, मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 दिया हुआ था, ठीक है जी। 5 तो डिस्कस कर लिया था मैंने उससे एक दिन क्लास पहले डिस्कस कर लिया था। चलो मैं देख लेता हूँ। चलो 8 देख लेते हैं जी। 8 लें जी। प्लीज 8 को जरा थोड़ा समझिएगा, उसमें वो कहना क्या चाह रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत कम लोगों ने, ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ, हो सकता है अल्लाह करे गलत हो जाए, आप में से बहुत कम लोगों ने इसको इस तरीके से समझा होगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। 2 रेसलर्स हैं जी, गोगा एंड शीदा, एग्रीड टू प्ले अ रेसलिंग, प्लीज समझ लें थोड़ा सा इसको, फिर उसके बाद agreed to play a wrestling match on the condition that if any one of them would fail to appear for the match, he would have to pay 5,000 to the other party. यानी अगर कोई ना आया तो दूसरा बंदा उसको एज अ पेनल्टी 5,000 रुपया पे करेगा। The winner was to receive 20,000 out of the sale proceed of the ticket. जितनी भी टिकट्स के पैसे इकट्ठे होंगे उसमें से 20,000 रुपया इनाम के तौर पे दिया जाएगा जो रेसलर जीत गया। Goga failed to appear in the match and the Shida sued him फॉर 5,000 रुपीज़। शीदे साहब ने 5,000 रुपये के लिए केस फाइल कर दिया कि गोगा साहब मुझे दें, ये नहीं आए, ये पेनल्टी बनती है 5,000 की। गोगा however refused to pay claiming that being wagering in nature the contract is not enforceable by law। देखो गोगा क्या करना चाह रहा है, मुझे ये समझाना था बस। गोगा का जितना दिमाग है उसके मुताबिक वो ये कहना चाह रहा है कि जो 20,000 की सेल्स प्रोसीड में से पैसे मिलने वाले हैं, विनिंग अमाउंट मिलने वाली है, ये इनफैक्ट एक वेजरिंग एग्रीमेंट है, और हमारा एग्रीमेंट टू पे 5,000 रुपीज के जो नहीं आएगा, जो अपीयर नहीं होगा, नॉट अपीयर, तो वो 5,000 रुपीज पेनल्टी पे करेगा। वो ये कहना चाह रहा है कि आपका ये जो 5,000 है ये एसोसिएटेड है, कोलेटरल है टू दिस वेजरिंग एग्रीमेंट, और अगर ये कोलेटरल है तो ये वॉइड एंड वेजरिंग है, वॉइड एंड इलीगल होने की वजह से ये एग्रीमेंट भी क्या हुआ, वॉइड, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो ये क्लेम कर रहा है गोगा, हालांकि दिमाग नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा है कि ये क्लेम कर रहा है। बात समझ आई है? वो 5,000 वाले कॉन्ट्रैक्ट को वेजरिंग नहीं कह रहा, वो 20,000 वाले कॉन्ट्रैक्ट को वेजरिंग कह रहा है, और उसके साथ क्रिएट करके कह रहा है कि ये 5,000 वाला बीइंग कोलेटरल टू दैट ये भी वॉइड होगा। जी बेटे, दिमाग यूज करके बेटा देखो नहीं बुरा नहीं बनाना। मेरा क्वेश्चन, मेरा रिमार्क्स ये है कि मुझे ये बताओ 5,000 अमाउंट वाले के अंदर तुम इसे बेटिंग कैसे कहोगे? क्योंकि वो देखो, आप ये कहोगे ना 5,000 विन और लूज पे तो डिपेंड है ही नहीं। 5,000 क्या विन लूज पे डिपेंडेंट है या किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट है? नो, बल्कि इसका मतलब है फिर वो किसको, फ्यूचर इवेंट पे तो है, अगर वो आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, फ्यूचर अनसर्टन इवेंट कह लेता हूँ, चलें ये भी मान लेता हूँ। तो 5,000 क्या कह रहे हो आप? कह रहे हो कि ये वेजरिंग, आप इसको वेजरिंग स्पेसिफाई कर रहे हो? नहीं, फिर आपको कंक्लूड करना मुश्किल हो जाएगा अगर आप उस तरीके से 5,000 को अगर कह दोगे। हाँ, अगर दोनों आ जाते तो किसी को भी नहीं देना पड़ेगा। विन लूज नहीं है उसके अंदर, विन लूज नहीं है। अगर दोनों आ जाते हैं फिर नहीं देंगे। नहीं, वैसे फिर उसके नहीं, वो एक बात भी ठीक है कि अगर मैं इसको 5,000 को वेजरिंग डिक्लेयर करने जाऊं
तो अनसर्टन हुआ, हाँ वो आएगा तो मैच होगा। तो अनसर्टन हुआ इवेंट एक मिनट रुकिए, मुझे कोई बेहतर आंसर करने दीजिए प्लीज, एक मिनट, कि अगर हम इसको वेजरिंग क्यों नहीं कह रहे। अच्छा, इसका ये हो सकता है, अच्छा साबित तो यही कहना है कहाँ चट्टा है, लेकिन कोशिश करता हूँ। अच्छा, इवेंट तो अनसर्टन हुआ अगर फॉर एग्जांपल, लेकिन इवेंट क्या हुआ, इवेंट हुआ इसमें कोई, उसका आना या ना आना इवेंट तो नहीं है यार। ये तो मेरा ख्याल है अगर हम थोड़ा सा लॉजिकली देखें तो उसका आना या ना आना इवेंट है क्या? इवेंट तो बेस करता है, इवेंट की अपीयरेंस को तो बेस करता है, इवेंट की एक्रेंस पे बेस करता है। अच्छा, इवेंट आप उसकी एक्रेंस बना रहे हो, यस सर, इवेंट एक्रेंस बनाना चाह रहे हो? हाँ लॉजिकल भी यही बनता है, हम पास नहीं, मुझे इंश्योर करने दो, उसके बाद मैं आपको अलाउ कर दूंगा कि आप उस तरह भी आंसर कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर आप इसको मैं इसको जस्ट देख रहा हूँ, इंश्योर कर रहा हूँ कि क्या मैं इसको इवेंट कह पा रहा हूँ कि नहीं कह पा रहा, मैं सिर्फ इसकी इस कंफ्यूजन में हूँ सर। आना ठीक है, और तुम लोग तो अपनी बातें बंद कर लो। यार मैं इसको इवेंट क्लासिफाई नहीं कर पा रहा अभी भी, मैं उसको शायद समझा ना पाऊँ इस पॉइंट को, लेकिन मैं उसको इवेंट क्लासिफाई नहीं कर पा, उसकी अपीयरेंस को या नॉन अपीयरेंस को मैं इवेंट क्लासिफाई नहीं कर पा रहा। नहीं चलो इस तरह भी हो सकता है, ठीक है जी, चलो मैंने एक एंगल समझा दिया, आप एक दूसरे एंगल से एक्सप्रेस कर लो, ठीक है जी। मैं कह रहा हूँ मैं समझा नहीं पा रहा, लेकिन मुझे लॉजिकल नहीं लग रहा कि ये इवेंट है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं डिनाई नहीं कर रहा, बट मैं समझा नहीं पा रहा उसको। ये इस तरह की चीज़ है, शायद मैं उस अक्रंस को, आप हैपनिंग को इवेंट कह रहे हो कि उसका अपीयर हो जाना रेसलिंग मैच के अंदर वो इवेंट है, मैं उसको इवेंट समझ नहीं पा रहा कि ये इवेंट क्यों है। चलो अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि ये इवेंट समझ लेते हैं और आईकैप का एग्जामिनर भी मान लेते हैं, तो यस आंसर उस तरह भी डायरेक्ट करके लिखा जा सकता है। तब भी आपने लिखना तो वही है ना जो लिखना है, सिर्फ थोड़ी एक्सप्लेन, लिंकेज चेंज हो जाएगा आपका, राइट? प्रोविजन सेम रहेगी, कंक्लूजन सेम रहेगा, लिंकेज चेंज हो जाएगा। एग्री? तो फिर मेरी मान लो। चलो जी प्लीज, डन। अच्छा जी, हमने डिस्कस कर लिया जी, दोनों आंसर्स हो सकते हैं जी, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ जी, इवेंट हो सकता है, तो आप अपना लिंकेज चेंज कर दें। चलो आगे चलते हैं, मंसूर और आरिफ वाला क्वेश्चन। Until recently, Mansoor and Arif were independently engaged in the business of selling sweets and Multan railway station. Mansoor incurred a loss due to competition. Arif उसका दोस्त था, उसने मंसूर से कहा agree to move his business to the old city area. मैं यहाँ से चला जाता हूँ, तू अकेला बिजनेस कर ले। They reached an agreement that Arif would not engage in any competing business with Mansoor. और अच्छा उन्होंने तय भी कर लिया कि भाई मैं किसी किस्म के तुम्हारे साथ competing business में नहीं आऊँगा। It was also, यानी तुम अपने समोसे की रेडी लगा लो, मैं नहीं लगाऊंगा। It was also agreed, स्वीट्स हैं जी, स्वीट्स हैं जी। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट इन केस ऑफ ब्रीच नन ऑफ देम वुड हैव रिकोर्स टू द कोर्ट ऑफ लॉ। कोई कोर्ट की तरफ रजू नहीं करेगा अपने राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। आपको नजर आ रहा है कौन सी रिस्ट्रिक्शन है? लीगल प्रोसीडिंग। तो पहली रिस्ट्रिक्शन हमें यहाँ नजर आ रही है। इससे पहले भी एक रिस्ट्रिक्शन पड़ा है, वो एग्रीमेंट करें रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तो दो चीजें बात उसने की, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन legal proceeding. Subsequently, due to economic downturn, Arif, in addition to the old city area, has also started to sell sweets at Multan railway station. उसने दोबारा से वापस आके वहीं मिठाई बेचनी शुरू कर दी। मंसूर, in order to restrain Arif from selling sweet, has filed a suit against him. क्या मंसूर, अच्छा ये मंसूर क्या कोर्ट के पास जा सकता था? एग्रीमेंट तो किया था, नहीं जा सकता था? जा सकता है, वो एग्रीमेंट ही वॉइड है। अच्छा, और दूसरा अगर कोर्ट के पास चले भी गए तो क्या वो जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी उसे इन्फोर्स कर सकता था? मतलब केस फाइल करेगा कौन? मंसूर वर्सेस आरिफ। मंसूर केस फाइल करेगा वर्सेस आरिफ। क्या मंसूर का केस या मंसूर की जो प्ली है वो सस्टेनेबल है?
क्या कोर्ट उसे अवॉर्ड करेगा? नो, क्योंकि वो क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, तो नहीं हो सकती। हाँ, एक्सेप्शंस आर देयर, अगर कोई एक्सेप्शनल केस हुआ तो जरूर कर सकता है, अदरवाइज नहीं। अच्छा जी, आगे क्वेश्चंस क्या हैं? उसने खुद ही ब्रेक कर दिए क्वेश्चंस, तो वही कह रहा हूं ना, वो अगर कहेगा एक्सेप्शंस आर देयर, मैंने इसलिए कहा कि यस रिस्ट्रिक्ट कर सकता है लेकिन एक्सेप्शंस आर देयर, कि गुडविल तो नहीं बेची हुई, ऐसा कोई काम तो नहीं हुआ। यही पढ़ा था ना, सेल ऑफ गुडविल, कंपीटिंग बिजनेस, उसके अंदर एलिमेंट डिस्कस किया था। एक्सेप्शन क्या थी? सेल ऑफ गुडविल, बिजनेस बेचा हो तो सिमिलर बिजनेस नहीं करना। बात समझ आ रही है? तो वेदर आसिफ इज जस्टिफाइड इन स्टार्टिंग स्वीट बिजनेस एंड मुल्तान रेलवे स्टेशन? जी यस, कर सकता भाई, उसे बिजनेस से कोई रोक नहीं सकता। व्हाट वुड बी योर आंसर इन वन अबव इफ मंसूर हैड ब्रॉट द गुडविल ऑफ आरएस बिजनेस? जी, अगर गुडविल खरीद ली हो तो फिर वो कंडीशन आती है कि सिमिलर बिजनेस ना करे, लेकिन रिस्ट्रिक्शन भी क्या होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। चलो, वेदर मंसूर इज जस्टिफाइड इन फाइलिंग अ सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ? जी बिल्कुल, उसके रिस्ट्रिक्शन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो वॉइड एग्रीमेंट है, इसलिए यस वो केस फाइल कर सकता है। व्हाट वुड बी योर आंसर इन 3 अबव? इस वाले में इफ बोथ आरिफ एंड मंसूर हैड एग्रीड टू रेफर देयर डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन एंड नॉट टू द कोर्ट ऑफ लॉ? जी, क्या आर्बिट्रेशन में लेके जाएंगे हम मामला, हम कोर्ट में सेटल नहीं करेंगे? वैलिड है, ये रिस्ट्रिक्शन ऑन लीगल प्रोसीडिंग नहीं है। हम एक प्लेटफॉर्म से नहीं फायदा ले रहे, हम दूसरे प्लेटफॉर्म से फायदा ले लेंगे। इज दैट क्लियर? चलो जी, अब जरा प्लीज होमवर्क निकाल लो, यहां तक खत्म, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। होमवर्क किसने नहीं किया हुआ, जरा प्लीज हम जरा 50 रुपए तो देखें। एक बहाने नहीं चलने, नहीं सॉरी, ना आए हो, कोई मसला नहीं। यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल था, बात खत्म। हाथ प्लीज, हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7, ना 7 बेटियों में से 1 2, वो 50 दिखा रही है बेटी मुझे 2 3 4, बहुत लोग हैं यार। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट यार, प्लीज मुझे एक बात बताओ, आप लोग क्यों अपना नुकसान कर रहे हो, क्यों नहीं करते हो? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने एक केस डिस्कस कर लिया, एक एप्लीकेशन, तो वो एप्लीकेशन ज़ाया हो गई, क्योंकि उसकी सारी अंदर की बातें आपको समझ आ गई, आपने अपना पीपा तो इस्तेमाल ही नहीं किया। ये तोन पे जो लेके घूम रहे हो, खाली पीपा, इस पीपे को यार इस्तेमाल किया करो। देखो, मैंने एप्लीकेशन ज़ाया कर दी, अगर आपने आज ये दोनों एग्जाम्पल मुझसे सुन ली हैं तो आपने दिमाग नहीं लगाया, ठीक है? दिमाग मैंने लगाया दिमाग, आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ, तो अब आपके लिए उसमें कुछ भी नहीं रहा, एप्लीकेशन ज़ाया हो गई, केस स्टडी ज़ाया हो गई, लिखा नहीं था, वो भी नुकसान है, क्योंकि आप लोग ये समझते हो कि आपने जो सोचा वही आपने लिखना था, जबकि आप लिखते हो तो आपको पता लगता है कि आप क्या लिख रहे हो। सो प्लीज ऐसे मत करो। 50 रुपए कलेक्ट करना, वो नहीं छोड़ा मैं, नहीं वो तो मैं कलेक्ट करूंगा। 50 रुपए कलेक्ट करना अपनी जगह, लेकिन ये जो आप लोग नहीं लिख रहे, ये नुकसान बहुत ज़्यादा है उसका बेटे। टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास, ज़्यादा टाइम नहीं है। प्लीज़ लड़कों में से कोई एक कलेक्ट कर ले और बेटियों में से कोई एक कलेक्ट कर ले। होमवर्क निकालें प्लीज़।